कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में एस के पांडे साहब आपका स्वागत है। पांडे जी, आप जो गाज़ियाबाद टैक्सेशन बार एसोसिएशन है उसके आप वर्तमान में महासचिव हैं। इसके पहले 30 वर्षों से जो है आप इस प्रोफेशन में अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। सर, सवाल मेरा दो है कि टैक्सेशन, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, इसको लेकर जो सीतारमन जी का प्रयास है वो कितना बेहतर रहा और देशवासियों को कितना लाभ पहुंचा? सर पुनः सर दोबारा बोलिए। देखिए, वित्त मंत्री का जो प्रयास है जीएसटी को लेकर के और इनकम टैक्स को लेकर के बहुत बेहतर है और इसका पूरा जो है लाभ जो है हमारे एसएससी या व्यापारियों को मिला है। तत्संबंध में मुझे ये कहना है कि जीएसटी से ये फ़ायदा हुआ है कि आज जो है व्यापार की जो है गति बढ़ गई है। क्योंकि हर लेवल पे जो है हर जो है व्यापारी जो है एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंस के रूप में अपने जो है खरीद को दिखा पा रहा है, सेल को दिखा पा रहा है। वो इस सिस्टम से जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी को करके जो है टैक्स का पूरा जो है भरपूर जो है फ़ायदा उठा पा रहा है, जिससे हमारे आपने देखा होगा कि कलेक्शन इससे खूब जो इंक्रीज हुए हैं जीएसटी लगने के बाद, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो है सरकार जो है पूरा भरपूर अपना कार्य कर पा रही है। सर, इनकम टैक्स से ही, जहाँ तक आपने इसके पूर्व आपने बोला कि सरकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, तो उनमें कितना सहयोग होता है सरकार की व्यवस्था चलाने में एक आम करदाता का? आम करदाता को जो है इस प्रकार का फ़ायदा है कि तमाम ऐसे विभाग हैं जहाँ पे कोई भी अर्निंग का साधन नहीं रहता है। जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, स्कूल हो गया, स्कूल हो गए, सेना वाला मिलिट्री वाला विभाग है, वहाँ पे कोई अर्निंग का ऐसा सोर्स नहीं है। जो हम टैक्स जो हमारा करदाता टैक्स देता है उसी से ही सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके हमारी पूरी सुरक्षा, हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम को, केंद्रीय विद्यालयों को एड दे करके जो है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। पांडे जी, चूँकि बस थोड़ा सा कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ गया था पहले वाले में पार्ट में, तो इसके लिए मैं पुनः पूछ रहा हूँ कि जो सीतारमन जी वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने इसके पहले वाले बजट में 2 पार्ट लाया था इनकम टैक्स को लेके कि एक जो है आम करदाता इस पार्ट में शामिल हो सकता है या उस पार्ट में शामिल हो सकता है। तो उन दोनों में से किसको बेहतर बनाएंगे और नागरिकों के लिए कौन सा फ़ायदेमंद है? इनकम टैक्स में पिछले बजट में सीतारमन जी ने एक नया रिजीम जो है इनकम टैक्स के स्लैब के रूप में नया रिजीम लाए। पुराने रिजीम में सारे डिडक्शन अलाउड थे, न्यू रिजीम में जो है कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। इससे जो है मेन जो है रेवेन्यू का ये मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर, सेविंग पे इतना जोर ना दे करके एक्सपेंडिचर पे, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी इससे ग्रोथ करती है। और ये कॉर्पोरेट कल्चर है। एफडीआई के बाद जितने कॉर्पोरेट में जितने भी एम्प्लॉई हैं उनकी हायर सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करें, इसलिए उन्होंने स्लैब रेट को थोड़ा सा बढ़ा करके और सारे डिडक्शन को ख़त्म कर दिया। इस नाते पुराना वाला रिजीम जो है इस साल तक के लिए डिफ़ॉल्ट है। आगे से सरकार की भी यही मंशा है और लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा कि न्यू रिजीम में ही जो है टैक्स पेयर जो है अपनी रिटर्न को फाइल करेगा। सर, जब जीएसटी लागू किया गया 17 में लागू किया, अरुण जेटली साहब ने, काफ़ी दिन हो गया, 6 साल कंप्लीट होने वाले, तो ऐसी स्थिति में जीएसटी में कुछ बड़े बदलाव की आवश्यकता है? जीएसटी में देखिए, टैक्सेशन सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पूरे वर्ल्ड को लेकर ये तो टैक्सेशन सिस्टम कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे जैसे उसमें जो कमियां आती हैं सरकार उसका निराकरण करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, तब से आप देख रहे हैं पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ करती चली जा रही, कलेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। व्यापारी को जहाँ तक सहूलियत की बात है, ये बिल्कुल ही हुआ है कि व्यापारी को जो विभाग से जो बार बार चक्कर कराने पड़ते थे, तमाम फिजिकल बस्ते को लेकर के उठाना पड़ता था, उसके लिए सरकार ने सब ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है, सॉफ्टवेयर कर दिया। सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां जरूर हैं, उसको धीरे धीरे निराकरण करने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन पद्धति में जो है इन्होंने कुछ नोडल सिस्टम अपना ही कर दिया है। किसी भी एसएससी को जहाँ भी कोई क्वारी आती है तो उसके लिए उनको इंतजार करना पड़ता है। वो दूसरे नोडल ऑफिसरों को दूसरे स्टेशनों पे उस एप्लीकेशन को मूव कर दिए। इस सब
के लिए जो है सरकार को पहल करनी चाहिए कि उसको व्यापारी को जो है भी उसकी सूचना दें कि उसकी फाइल कहाँ है। इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। दूसरा संशोधन करने की आवश्यकता है कि अगर जो बोनाफाइड हमारा एसएससी है वो सही खरीद करता है, तो अगर उस जिससे वो खरीद करता है और वो व्यापारी जो है गलत निकलता है, तो उसकी भरपाई जो है हमारे जो सही खरीदने वाले व्यापारी से की जाती है, उसको दंडित किया जाता है। ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। राइट। और सर एक सवाल था मेरा कि जो रजिस्ट्रेशन की बात है उसमें शुरू से मांग रही है टैक्सेशन के वकील भी इसमें उनकी वेरिफिकेशन अथॉरिटी हो, जिससे कि वो बोगस रजिस्ट्रेशन न हो पाए। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हम जो टैक्स प्रोफेशनल हैं ये रेवेन्यू कलेक्शन में पूरा सहयोग करते हैं और सरकार को इस नाते जो है जो हमारा एसएससी है, हम बीच की कड़ी है। हमारे कहने से ही वो टैक्स जमा करता है, हमारे कहने से वो रजिस्ट्रेशन लेता है। हम उसको बताते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन के थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर आ गए हैं, इस नाते आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन लेने से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेंगे, आप जो टैक्स पे किए हुए हैं उसका आप ITCN करके आप आगे उसको क्लेम कर सकते हैं। इस नाते सरकार को चाहिए कि हमारे टैक्स प्रोफेशनल को जो है रजिस्ट्रेशन लेने के समय अगर इंट्रोडक्शन करने का जो है कानून ला दे, तो उससे दो प्रकार के फ़ायदे होंगे। एक तो टैक्स प्रोफेशनल जो है अपने सेवाएं देने के एवज में जो है प्रोफेशनल अर्न करेगा। दूसरा, सरकार बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और बोगस रजिस्ट्रेशन होने की चांसेस ना के बराबर होंगे। और किसी का टैक्स मारा नहीं जाएगा। किसी का टैक्स मारा। राइट सर। अच्छा एक सवाल और था सर कि अल्टीमेटली जो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है सर, दो सवाल हो रहे कि जो इनकम ये जो जीएसटी में जो जीएसटी टैक्स जमा होती है तो उसका रिटर्न मिलने में व्यापारियों को क्या दिक्कत आ रही है या समय पे उनको रिटर्न मिल जाता है उसका? आपने अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें जो है रिफंड लेने की व्यवस्था बड़ी पारदर्शी कर दिया सरकार ने। इसके लिए एक RFD 01 पोर्टल पे ही आपको जो है एप्लीकेशन लोड करना पड़ता है और उसका 89 में रूल 89 में सेक्शन 89 में उसकी व्यवस्था दी हुई है किस प्रकार से आप जो है किस परफार्मा में क्या डिटेल उसको लोड करेंगे। अगर लोड करते हैं तो असेसिंग ऑफिसर अगर कोई कमी देखता है उसमें तो आपको तुरंत जो है एक डिफिशिएंसी मेमो जारी करता है। अगर उसकी कंप्लायंस कर देते हैं तो रिफंड लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं आती, अब दिक्कत नहीं आ रही है। दिक्कत नहीं है। तब भी जनरल कितना टाइम लग जाता है सर रिफंड लेने में? रिफंड लेने अगर आपकी एप्लीकेशन जो है सही प्रॉपर है तो उसका मैक्सिमम लिमिट ही 60 डेज या 68 के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा। या कोई डिफिशिएंसी देता है तो जो है फिर 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। पांडे जी एक सवाल और भी था, क्योंकि जीएसटी के बहुत सारे करदाता मुझसे जुड़े तो उन्होंने कहा कि सर से आप जरूर ये सवाल पूछिएगा। सर जैसे जो गुड्स है अगर किसी और स्टेट में पकड़ा जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि सुनवाई वहाँ होती है जुडिक्शन, तो क्या मांग करेंगे जुडिक्शन जहाँ रजिस्ट्रेशन और जीएसटी का भी होना चाहिए? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और ये बहुत बड़ी समस्या है, आम समस्या है। हाँ, क्योंकि जो है हमारी गाजियाबाद तहसील बार की तरफ से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आप सरकार को अवगत कराइए कि व्यापारी का जो जहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको बेस मानते हुए टेरिटोरियल जुरिडिक्शन वही होना चाहिए। उसका माल कहीं भी डिटेंशन में आए लेकिन उसका जो है सुनवाई जो है का क्षेत्र जो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ही होना चाहिए। उसको बहुत असुविधा होती है क्योंकि मान लीजिए उसका MP में माल पकड़ा गया, खंडवा में पकड़ा गया तो वहाँ के अधिकारी के पास उसका जो है सुना जाएगा। ये जो है कुछ विधिसंगत सा नहीं लगता है। इसके बारे में सरकार को जो है सोचना चाहिए। सर अंतिम सवाल पांडे जी, रुपया इतना नीचे क्यों गिर रहा है? क्या ऐसी व्यवस्था लागू की जाए कि रुपया की वैल्यू बढ़े? देखिए आपका ये प्रश्न बड़ा जो है रुपया गिर रहा है ये चिंता का विषय है, लेकिन चूंकि भारतवर्ष जो है ये कंजम्पशन वाला देश है, जहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि अगर हम उसकी कंजम्पशन के गुड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करेंगे तो हमारा जो रुपया है उसको ज़्यादा हमें वहाँ पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए जो है रुपये की वैल्यू जो है डाउन हो रही है। जब हम इसके जस्ट अपोजिट जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो हमें भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जिसपे कि हमारे प्रधानमंत्री जी उसमें पूरा ध्यान दे रहे हैं कि मेक इन इंडिया वाला जो फार्मूला ले आए हैं। और अभी सर उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जो है इन्वेस्ट मीटिंग हुई थी, तो जैसे जैसे जो है एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो हमारा रुपया मजबूत होगा। हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए, तभी जाके रुपया बढ़ेगा। सर
सर बिल्कुल लास्ट सवाल है सर, काफ़ी दिन हो गए सर इस प्रोफेशन में आपको टैक्सेशन सेवाएं देते हुए, आपको क्या लगता है कि जीएसटी एक्ट को हिंदी में होना चाहिए? आपका अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो है जीएसटी जो एक्ट है ये सेंट्रल एक्साइज और कस्टम से करीब करीब 12 किया हुआ कर सकते हैं आप। क्योंकि सेंट्रल एक्साइज कस्टम जो सेंट्रल का एक्ट था, जिसमें इंग्लिश में ही सारे एक्ट और रूल बने थे, हिंदी रूपांतर उसका जो है ना तो किसी ने किया, ना करना चाहता है, ना करने दे रहे थे लोग। लेकिन चूंकि जीएसटी एक्ट जो है पूरे हिंदुस्तान का एक है और हर स्टेट का जो है स्टेट जीएसटी के अथॉरिटीज़ हैं, उनके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हैं, उनके ऑफिसर हैं, तो उसको जो है किसी भी एक्ट और रूल को परफॉर्म करने के लिए क्षेत्रीय भाषा का जो है होना अति आवश्यक है। और हम सरकार की तरफ से ये निवेदन करेंगे कि आपके चैनल के माध्यम सरकार से ये निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि चूँकि उत्तर प्रदेश जो है नॉर्दर्न इंडिया का सबसे हिंदी भाषी देश है, तो यहाँ पे इस एक्ट को जो है हिंदी वर्जन भी होना चाहिए। राइट सर। पांडे जी, मन करा बस आपसे बहुत सवाल पूछूं, लेकिन एक सवाल और, जो हमारे करदाता हैं उनको कुछ सम्मान या सुविधा मिले तो जिससे और करदाता प्रभावित हों और करदाताओं की संख्या बढ़े, इसके लिए क्या देश है, तो यहाँ पे इस एक्ट को जो है हिंदी वर्जन भी होना चाहिए। राइट सर। पांडे जी, मन करा बस आपसे बहुत सवाल पूछूं, लेकिन एक सवाल और, जो हमारे करदाता हैं उनको कुछ सम्मान या सुविधा मिले तो जिससे और करदाता प्रभावित हों और करदाताओं की संख्या बढ़े, इसके लिए क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए, ऑनेस्ट टैक्स पेयर, हाईएस्ट टैक्स पेयर और टैक्स पेयर टैक्स का मतलब होता है कि बिना रेवेन्यू के, चाहे वो घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, बिना रेवेन्यू के जो है आप आगे कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन जो भी हमारा जो है एसएससी है या जो हमारा टैक्स पेयर है, जब वो टैक्स देता है तो वो इच्छा रखता है कि उसको सही तरीके, सम्मान के तरीके से देश में रहने की कम से कम मूलभूत सुविधाएं, जिसके लिए हमारा संविधान भी आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसको फूडिंग, रेजिडेंस और मेडिकल, ये 3 चीजें जो रीजनेबल वांट्स हैं, एक सम्मान के तरीके से मिलना चाहिए। तो कम से कम सरकार को इस दायरे में ध्यान देना चाहिए कि जो टैक्स पेयर हैं उनको इन तीनों चीज़ों के लिए कम से कम कुछ ऐसी सुविधाएं दे जो कुछ एज इन स्पेशल हो इन ऑर्डिनरी केस में। मैं सरकार से मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इस बारे में ध्यान दे कि जो टैक्स देता है, जो हमारा करदाता है, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, उसको हम क्या कुछ दे पा रहे हैं सरकार की तरफ से, और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, यस, जिससे लोग और ज्यादा अवेयरनेस हो। डेफिनेटली जो है सार्वजनिक स्थलों में जैसे अगर जो है हमारे टैक्स पेयर को कुछ इस टाइप से फैसिलिटी प्रोवाइड होती है तो और वो एनर्जिट होकर के, एक्साइट होकर के टैक्स देने में अपना जो है विश्वास रखते हैं। पांडे साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।